स्टूडेंट्स, वेलकम स्टूडेंट्स। मेरा नाम धीरज और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बोहर थ्योरी, रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स हम लास्ट क्लास तक पढ़ चुके थे। जिसने नहीं देखा है वो पहले पुराने लेक्चर्स को सीक्वेंशियली देखे। आज हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा आगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं बोहर थ्योरी एंड कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है क्वांटिटी, मेजरेबल। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था किसी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, इट इज गिवन बाय अ जनरल फार्मूला ऑफ 1312 अपॉन n स्क्वायर, 1312 बाय n स्क्वायर, किलो जूल पर मोल। और n जो है वो 1234 होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, n एक नंबर है, नंबर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। n था एनर्जी शेल, जैसे एक फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। जैसे आपका एक फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड सो ऑन। क्या ग्राउंड और फर्स्ट के बीच में कोई फ्लोर होती है? नहीं होती। या तो आदमी ग्राउंड फ्लोर पे रह सकता है या फर्स्ट फ्लोर पे रह सकता है, ठीक है। सो द नंबर ऑफ फ्लोर्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। सो अगर यहाँ 1 वैल्यू पुट करोगे तो एक फिक्स वैल्यू, फिक्स आंसर आएगा। 2 वैल्यू पुट करोगे तो भी एक फिक्स आंसर आएगा। 3 वैल्यू पुट करोगे तो भी एक फिक्स आंसर आएगा। इस बात का यह मतलब हुआ कि जब तक वो फिक्स, वो वाली वैल्यू, हर 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 एनर्जी लेवल की एक फिक्स वैल्यू है, हर एनर्जी लेवल की एक फिक्स वैल्यू है। अगर इलेक्ट्रॉन उतनी वैल्यू एक्साइटेड होकर लेगा, एक्सेप्ट करेगा, तभी वो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आएगा। फर्स्ट फ्लोर से अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी, ठीक है, तभी वो सेकंड तक पहुंच पाएगा। अदरवाइज वो बीच में नहीं खड़ा हो पाएगा, यहाँ नहीं होगा, रास्ते में नहीं होगा। या तो वो सेकंड तक पहुंचेगा या सेकंड तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है, रास्ते में नहीं रुकेगा। तो हर इलेक्ट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रॉन कोई भी इतनी भी एनर्जी एक्साइटेड एक्सेप्ट करेगा, तो वो क्या करेगा, या एमिट करेगा, दोनों एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा। जब एमिट करेगा तो अपर एनर्जी लेवल से, फॉर एग्जांपल थर्ड एनर्जी लेवल से सेकंड पे आएगा, सेकंड से आएगा तो फर्स्ट पे आएगा, तो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसी बात को बोला गया कि हम बोल सकते हैं कि एटम की एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है। एटम की एनर्जी जो है वो क्वांटिटी में है, मेजरेबल है, काउंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हर एनर्जी लेवल पे उसके एनर्जी को हमको पता है, इसका मतलब टोटल एटम की एनर्जी भी हम काउंट कर सकते हैं, अमाउंटिंग में ले सकते हैं। इसी बात को बोला जाता है द एनर्जी ऑफ एन एटम इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मींस क्वांटिटी, मींस मेजरेबल। अब बोहर मॉडल की कुछ ड्रॉबैक्स भी थी। क्या थी? बोहर जो है, आपने जो स्पेक्ट्रल लाइंस देखी थी, बोहर ने जो मेन स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में, तो उसने तो रिजल्टेंट बता दिया था। बहुत सारी सीरीज आ गई थी, आपको याद होगा, है बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, प्रिफाउंड सीरीज, लाइमन सीरीज। लेकिन इन लाइनों के साथ साथ ना थोड़ी सी और भी पैटर्न फाइन लाइंस अवेलेबल थी मेन लाइनों के साथ, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। तो जो इनको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से दिखाई दी थी, लेकिन बोहर जो है उसके उन लाइनों का जो है जस्टिफाइड जवाब नहीं दे पाया था, ठीक है। बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन दिस स्पेक्ट्रल लाइंस कंटेनिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन तक तो उसने काफी हद तक बात बता दी थी, लेकिन आपने देखा होगा कल भी हमने जो न्यूमेरिकल किए थे उसमें इंटू जेड स्क्वायर लगाया था, और हमने जो न्यूमेरिकल किए थे उसमें मैक्सिमम क्या क्या लिया था, एक हीलियम लिया था, एक लिथियम लिया था, ठीक है। फर्स्ट एनर्जी लेवल तक के हिसाब से बात करी थी। बहुत ज्यादा हम एटम के बारे में नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि स्टडी केवल उसी दायरे तक में ही हुई थी। तो जिस एटम्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, हम उसको नहीं बता पाए थे। बोहर फेल हो गया था एक और चीज बताने में, वो था मैग्नेटिक इफेक्ट। जो स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आता है। जो स्पेक्ट्रल लाइंस आई, जो स्पेक्ट्रल लाइंस आने से पहले अगर मैं रास्ते में नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट लगाता हूं, तो ये वाली जो लाइंस थी ये थोड़ी थोड़ी बेंड हो रही थी, डेविएट हो रही थी। इसका ये मतलब हुआ कि ये लाइंस मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट हो रही हैं, ठीक है ना। सो व्हेन द एटम वाज प्लेस्ड इन अ वेरी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, तो स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हो गई, उसकी स्प्लिट हो गई, ठीक है, इनटू स्मॉल लाइंस। इस इफेक्ट को बोला गया जीमन इफेक्ट। पेपर में क्वेश्चन आता है ये आपके, जीमन इफेक्ट क्या होता है। तो जीमन इफेक्ट क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज द जीमन इफेक्ट। इसी तरीके से अगर उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को, अगर इसी स्पेक्ट्रल लाइंस को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें भी स्प्लिट हुई। इस इफेक्ट को बोला गया
स्टार्क इफेक्ट, ये दोनों इफेक्ट जो है रीजनिंग में भी काम आएंगे। अभी इनिशियल स्टेज पे जो आपका एग्जाम होता है प्राइमरी लेवल पे, तो वहां पर ये आपको क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज जीमन इफेक्ट, व्हाट इज स्टार्क इफेक्ट। बोहर कुड नॉट प्रोवाइड एनी क्लू इन एक्सप्लेनिंग द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, कि अगर हम बात कर रहे हैं कि एलिमेंट का कोई स्ट्रक्चर होगा तो उसका पैटर्न क्या होगा, उसकी शेप क्या होगी, ये भी वो नहीं बता पाया था। सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव आया वो एक नया प्रिंसिपल आया, एक नया प्रिंसिपल था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक आइडिया जनरेट किया गया कि जो ये सब्सटेंस है, जो ये एटम है, इसमें दो बिहेवियर है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ जो है इन एडिशन टू दैट वहां पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर चल रहा है उसका मोशन है, उसका वेल डिफाइंड पाथ है, ठीक है। तो वो जो है, अगर वो वेल डिफाइंड पाथ है और ये वेव के तरीके से चल रहा है, तो उसका एक सर्कुलर ऑर्बिट किस तरीके से हो रहा है, ये बात वो नहीं समझा पाया, ठीक है। भाई अगर हम इलेक्ट्रॉन का वेव लाइक करेक्टर बात कर रहे हैं, तो वेव का मतलब है इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है वेव, और एक तरफ से हम बात कर रहे हैं कि वो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। तो वो उस पाथ को जस्टिफाई नहीं कर पाया था कि वेव है तो सर्कुलर कैसे हो गया, ये वो क्लियर नहीं कर पाया था। तो बोहर पार्शियली सक्सेसफुल था एटम के मॉडल देने में, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है इट वाज अबैंडन्ड इन द लाइट ऑफ मॉडर्न आइडिया रिगार्डिंग द वेव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर। जब हमने हमने ये समझा है कि मैटर जो है उसमें वेव नेचर है, जो मैटर मतलब जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल चलता है उसमें वेव नेचर है, तब ये बोहर थ्योरी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो फ्लॉप हो गई थी, ठीक है। लेकिन हाँ, बहुत अच्छे आइडिया हमारे को दे गई। अब नई नई थ्योरी क्या है, मॉडर्न कंसेप्ट, इसमें दो मेन थ्योरीज हैं। सबसे पहले अब इसमें जो है मेन दो थ्योरीज है, एक ड्यूअल नेचर और एक है हेजन्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। ड्यूअल नेचर, आइंस्टाइन ने एक सजेस्ट किया बात, आइंस्टाइन को तो याद होगा ना, आइंस्टाइन तो बड़े काम का साइंटिस्ट था। आइंस्टाइन ने बताया दैट लाइट बिहेव एज ए वेव एज लाइक ए पार्टिकल, वो वेव की तरह बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, इसी को बोलते हैं ड्यूअल कैरेक्टर। 1924 के अंदर डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है ना, चाहे इलेक्ट्रॉन, चाहे प्रोटॉन, चाहे एटम, मॉलिक्यूल, उसमें सभी में ड्यूअल बिहेवियर होता है। पार्टिकल भी जो है वो वेव के तरीके से ही चलता है। और उसने ये बताया डी ब्रोगली, चाहे सारे मटेरियल हो उसके अंदर एक वेव लाइक कैरेक्टर तो होता ही है। और वेव जो है इट इज गिवन बाय, जो वेव, उस वेव की जो वेव लेंथ है दैट इज गिवन बाय h अपॉन mv, h अपॉन mv। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, mv क्या है, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। mv को p बोलते हैं, मोमेंटम को p बोलते हैं, ठीक है। तो m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो इसी तरीके से अब अगर मास ऑफ द पार्टिकल, अब बात को समझ लो कि मास ऑफ द पार्टिकल अगर ज्यादा होगा, दिमाग लगाओ, मास डिनोमिनेटर में है, जब मास डिनोमिनेटर में है तो लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा है न्यूमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो न्यूमिनेटर की वैल्यू छोटी हो जाएगी या रिजल्ट छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, और अगर मास कम हो जाएगा, मास कम हो जाएगा, सो अभिजीत इज ऑन द लाइन, डिस्टर्ब करते हैं बच्चे हमारे को, पहले लेट आते हैं तो ओके। सो अब हम बात कर रहे हैं कि लैम्डा इज इक्वल्स टू एम वी है, एच अपॉन एम वी। मास बढ़ाओगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, वेलोसिटी बढ़ाओगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, लेकिन ठीक है।
अब ये जो सारी वेव को हमने बोला गया, क्या बोला, मैटर वेव, या इसे बोल दिया हमने डी ब्रॉगली वेव। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं कि जो अपनी ये है डी ब्रॉगली वेव की जो है रिलेशनशिप किस प्रकार से डेवलप होकर आई। देखो, सबसे पहले प्लैंक्स एनर्जी के हिसाब से E इज इक्वल टू क्या था, H इंटू न्यू। आइंस्टाइन ने एनर्जी का फॉर्मूला दिया, क्या था, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, आइंस्टाइन ने एनर्जी का फॉर्मूला ये दिया था कि हर मास में एनर्जी होती है, हर चीज में, एंड इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला mc स्क्वायर, m मास, c स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो आज ऐसा करना, आज अपना मास जो है उसको c स्क्वायर, c तो समझते हो ना, c 3 × 10⁻⁸, उसको मल्टीप्लाई करना। ठीक है, और आंसर जूल में आएगा। तो देखना कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है। तो हमने इन दोनों वैल्यूज को आमने सामने लिख दिया, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एच न्यू क्या होता है, सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। सी से सी कैंसिल हो गया, एच बाई लैम्डा इज इक्वल टू एम इंटू सी। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। क्लियर, तो वेवलेंथ आ गई। अब सी अगर स्पीड ऑफ लाइट है, इसी तरीके से अगर बॉडी किसी वेलोसिटी से घूम रही होगी तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन एम वेलोसिटी। अब बी लिख देंगे, सी की जगह बी लिख देंगे, सी तो स्पीड ऑफ लाइट है, लेकिन अगर बॉडी वी वेलोसिटी से घूम रही है तो बी लिख देंगे। तो मोटी बात में ये समझे हम, जो लैम्डा है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, एम इंटू बी मोमेंटम होता है। ठीक है, तो अगर मोटा आदमी कोई भाग रहा होगा, मोमेंटम ज्यादा होगा तो उसकी लैम्डा कम होगी। ठीक है ना, ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो ये क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, ये है मोमेंटम। प्लैंक कांस्टेंट तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो सारी गेम इसी के ऊपर डिपेंड रहेगी। ठीक है, अब बात आई इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर के जस्टिफिकेशन करने की बात। पार्टिकल नेचर की बात करें, इलेक्ट्रॉन जो है, अभी तक हमने समझा था कि इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल जैसा नेचर है। क्यों, क्योंकि उसका डेफिनेट मास है, हमको पता है, एनर्जी है, मोमेंटम है, चार्ज है। और जब इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक स्क्रीन पे स्ट्राइक करा था, याद करो, तो सबसे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था, तो वहां पर उसने एक स्किंटिलेशन, एक चमक प्रोड्यूस करी थी। ये सारी बातें ये बताती हैं कि जो है इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नेचर है। और वेव नेचर, ये एक्सपेरिमेंटली जो है डेविसन जर्मर ने एक 1927 में एक्सपेरिमेंट किया था, उसको जस्टिफाई किया जॉर्ज थॉमस ने। उसने भी एक फर्दर एक्सपेरिमेंट किया और उसने भी प्रूफ किया। तो हमको यहाँ से ये मालूम चला कि पार्टिकल जो है वो वेव नेचर जैसा भी बिहेव करता है। कब किया, 1927 1928 में। अभी मतलब 90 साल हुए हैं, अभी 100 साल भी नहीं हुए इस बात को पता करे हुए। ठीक है, सो तो डेविसन जर्मन ने बच्चा एक्सपेरिमेंट किया क्या था। डेविसन जर्मन ने एक ऐसा टंगस्टन लैंप लिया, मेरे कर्सर को देखो, जैसे उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले, यहाँ पर क्या लगी, हमने एक स्लिट लगा दी, स्लिट का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन लगा दी, जिसके अंदर केवल एक छेद कर दिया, और साथ में इलेक्ट्रिकल फील्ड भी अप्लाई कर दी इसके अंदर। ठीक है, ताकि जो इधर उधर इलेक्ट्रॉन्स से लहरा रहे हैं वो तो एब्जॉर्ब हो जाए, और जिसके साथ पूरी एनर्जी है वो बिल्कुल सीधा चला जाएगा। यहाँ पर इसके बाद हमने निकल क्रिस्टल निकला। ये इलेक्ट्रॉन्स निकल क्रिस्टल में से निकलने के बाद हमने सामने एक फोटोग्राफिक फिल्म लगा दी। जब फोटोग्राफिक फिल्म लगा दी तो फोटोग्राफिक फिल्म में हमको ऐसे गोल गोल ऐसे छल्ले दिखाई दिए। जब हमारी इमेज बनी, जब हमने एक्सपेरिमेंट खत्म किया, तो हमने देखा कि फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर ये छल्ले बने हुए। ठीक है, तो इस बात से हम ये जो है, ये कुछ जब इसको पैटर्न में स्टडी किया तो इट वाज, ये यही पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है जो आपके सामने रिंग्स बनी हुई है। क्लियर, सो इलेक्ट्रॉन्स भी जो हैं, देखो इसी तरीके से ही छल्ले बना रहे थे, एक्स रेज भी इसी तरीके से छल्ले बना रही थी, रिंग्स बना रही थी। सो अब उसने ये देखा कि डेविसन जर्मर ने यह बताया कि रिंग्स तो देखो भैया बन रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि रिंग नहीं बन रही है। ठीक है, जो बोहर से हम पूछा था, बोहर ने तो ये बताया था ना, याद करो, कि बोहर भी कैसे इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहे हैं, लेकिन जब हम उससे पूछ रहे थे कि वेव बन रही है तो फिर वो कैसे गोल 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 घूम रहा है, तो उसने ये एक्सपेरिमेंट करके ये तो बता दिया कि भाई देखो, ये तो पक्का हो गया कि रिंग तो बन रही है। ठीक है,
और क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड से क्या कर दिया था उसने, दाएं बाएं के इलेक्ट्रॉन से अब्सॉर्ब हो गए थे और बाकी स्पीड अप हो गए थे। ठीक है, तो ये जो रिंग्स बनी थी, इस रिंग्स का जो पैटर्न का नाम दिया गया डिफ्रैक्शन बोला, डिफ्रैक्शन। अभी देखो ये भी थोड़ा ऑप्टिक्स का टॉपिक है, वेव नेचर में पढ़ेंगे आप 12th क्लास में डिफ्रैक्शन में। ठीक है, कैसे आया, क्यों आया, डिफ्रैक्शन क्या चीज होती है, आज तक तो हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ा हुआ है, ये डिफ्रैक्शन नया वर्ड आ गया है हमारे लिए। तो थोड़ा सा समझ जाए कि अगर एक स्मॉल स्लिट में से कोई चीज यहाँ से निकली है, तो अब ये सारे के सारे, ये यहाँ से जो निकली है, एक इलेक्ट्रॉन की रे यहाँ से निकली, एक यहाँ से निकली, वो रास्ते में कहीं ना कहीं मिलेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे वेव के तरीके से चल रहा है, तो सोचने की बात है, अगर ये भी एक वेव है, नीचे वाले भी एक वेव है, तो ऐसा हो सकता है कि एक वेव एंड दूसरी वेव, दूसरे को रिजल्ट बनाकर एक नई वेव बनाए, ऐसे इसे बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन। ठीक है, ये वेव और वेव जुड़ गई। ऐसा भी हो सकता है कि एक वेव ऐसी मिले और एक वेव ऐसी मिले, तो क्या होगा, ये दोनों के रिजल्ट को ऐड करके लगभग नल्लीफाई रिजल्ट बनाएंगे। तो दोनों तरीके से रिजल्ट आ सकता है। इसीलिए जो है, जो यहाँ इन रिंगों के बीच में जो जगह खाली दिखाई दे रही है ना, वहां पर कुछ ऐसा ही हुआ है कि रिंग्स जो है, जो वेव्स हैं, वेव्स तो देखो चारों तरफ फैली है। ये तो आपको 1 2 3 4 लाइंस दिखाई हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 लाइनें थोड़ी होंगी, 4000 लाइनें या 4 लाख लाइनें होंगी, पर आपको 4 दिखाई हैं क्योंकि 4 ने प्रोमिनेंट रिजल्ट दिया, यहाँ पर प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं आया। तो यही प्रोमिनेंट रिजल्ट क्यों आया, ये तभी पॉसिबल हुआ होगा जब एक वेव और इसके साथ एक और वेव, दोनों ने क्या करा होगा, इसको रिजल्ट को एनहांस किया होगा। और बाकी सब जगह क्या हुआ होगा कि एक वेव इस तरीके से आएगी और दूसरी वेव इस तरीके से आएगी, दोनों एक दूसरे के उल्टे पैटर्न में चल रही है, तो नेट इफेक्ट 0 कर रही होंगे। तो अभी इतनी डेप्थ में आपको नहीं जाना है, डोंट वरी। ठीक है, आपसे कोई नहीं पूछ रहा है आप, लेकिन हाँ 12th तक आपको समझ में आ जाएगा, 12th का हम चैप्टर पढ़ेंगे ऑप्टिक्स फिजिक्स के अंदर, तो आपको समझ में आ जाएगा डिफ्रैक्शन क्या होता है। सो तो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो था, वो कहता है ये सिमिलर था जैसे एक्स रेज का पैटर्न। तो इसका ये मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं ये भी जो है, अब एक्स को तो हमने क्या बोल दिया है, रेज, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ये भी एक रे जैसा बिहेव कर रही है। रे वेव पार्टिकल तो था ही था, और रे वेव जैसा भी बिहेव कर रही थी। मोर ओवर द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो इसकी वेव की लेंथ, जो वेव चल रहा था, इसकी जो लेंथ थी ऐसे, वो भी हम जो ये एक्सपेरिमेंट करके आए थे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम, इस तरीके से हम निकाल पा रहे थे, और हमारे आंसर जो थे वो लगभग एसोसिएटेड थे, कनेक्ट हो रहे थे। ठीक है, सो इसी बात से हमारे को जो है डी ब्रॉगली की जो इक्वेशन मैंने आपको अभी समझाई है, वो जस्टिफाइड होनी शुरू हो गई। थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया 1928 में, उसने निकल क्रिस्टल की जगह उसने जो है गोल्ड फॉइल ली। ठीक है, और उसने भी जो है पैटर्न बिल्कुल इसी प्रकार से पाया और कंफर्म कर दिया कि भाई सारी मेटल पार्टिकल्स, मैटर पार्टिकल्स में वेव जैसा बिहेवियर होता है। ठीक है, तो इस बात से अब जस्टिफाइड हो गया कि अब हम ड्यूअल बिहेवियर कर रहे हैं, जो मैटर है वो ड्यूअल बिहेवियर करता है, पार्टिकल जैसा नेचर भी और वेव जैसा नेचर भी। ओके, तो आज हमारा टॉपिक खत्म हुआ पूरा, मैंने आपको आज बता पाया कि ड्यूअल बिहेवियर क्या होता है। अब बताओ, किसी को बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई, या जो पुराने डाउट थे वो शायद क्लियर हो गए होंगे आप सबको? एवरीबॉडी प्लीज टर्न ऑन योर माइक। यस सर। ओके, तो यस सर। ओके, तो ड्यूअल बिहेवियर का देखो कितने दिनों के बाद आज हम क्लियर कर पाए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स का कंक्लूजन था, बात हम जस्ट एक बोल देते हैं, ड्यूअल बिहेवियर। ओके सक्षम, यू गॉट इट और नॉट गॉट इट? ओके, चलो शुरू करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली रिलेशनशिप, अभी हमने पढ़ा है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी होता है। एम से क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिक्स वैल्यू। अगर वेलोसिटी, वेलोसिटी इसकी क्या मानी है हमने, 10⁶। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸। ठीक है, हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन चल रहा है 10⁶ से काफी कम। एच प्लैंक कांस्टेंट, इन तीनों की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करोगे तो लैम्डा की वैल्यू एक फिक्स आ जाएगी, 7.2 है 10⁻⁻10। ये जो वेवलेंथ की वैल्यू आई,
ये वेवलेंथ की वैल्यू लगभग उतनी ही आई जितनी एक्स रेज की वेवलेंथ की वैल्यू आती थी, जो कि आराम से मेजर हो चुकी थी। ठीक है, इसी तरीके से एक बॉल बॉल समझ लो 10 ग्राम की बॉल, जैसे वो टेबल टेनिस की बॉल होती है ना, ऐसी। ठीक है, तो 10 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ kg। वेलोसिटी अगर उतनी ही हो तो वेवलेंथ कितनी होगी? देखो, अगर वेलोसिटी इतनी ही है 10⁻6, तो लैम्डा कितना कम होगा? 10⁻38 मीटर। 10⁻38 मीटर। तो मतलब कि ये वेव बन भी रही है या नहीं बन रही है, क्योंकि इसकी वेव की जो लेंथ है वो इतनी स्मॉल है कि आप मेजर ही नहीं कर पा रहे। ठीक है ना? ठीक है, यहाँ पर फिर आंगस्ट्रॉम के अंदर है, आंगस्ट्रॉम तक की वेवलेंथ तो मेजर हो गई, यहाँ तो 4 आंगस्ट्रॉम, आंगस्ट्रॉम भी 4 टाइम्स कम हो गए, तो ये आराम से नहीं थी मेजरेबल। तो इसको हम कंसीडर करें या ना करें, एक ही बात हो रही थी। यही एक रीजन है कि जो पार्टिकल्स, जो बड़ा पार्टिकल्स होता है, वो वेव बनाता भी होगा तो भी नहीं दिखाई देता। जैसे इसमें क्वेश्चन बहुत जरूरी आता है, ये भी, ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप जो मैं अब कराने शुरू कर दिया है, आज आप देख रहे हो मैं बार बार रहा हूँ, एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आएगा। लास्ट क्लास में मैंने 1-2 टॉपिक्स बोले थे, ये वाला तो क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। वो पूछते हैं आपसे कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन तो वेव जैसा बिहेवियर शो करता है, लेकिन एक क्रिकेटर की बॉल जो है वो वेव जैसा बिहेवियर शो नहीं करती है, तो आप वहां अगर कोई मास मूस नहीं दिया हो तो आपको केवल इसी को उठा के जस्टिफिकेशन देना है कि भाई मास बढ़ जाए है तो वेवलेंथ इतनी छोटी हो जाती है कि कंसिडरेबल नहीं होती है। हो सकता है आपको कुछ वैल्यू दे दे आपको, तो आपको यहाँ पर वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी इसी फॉर्मूले के अनुसार। डन? समझ गए ना मेरी बात? आपको मास ऑफ द बॉल दिया होगा, वेलोसिटी ऑफ द बॉल दिया होगा, एच तो मालूम है आपको, इससे आपको लैम्डा निकालना है। तो वेवलेंथ इतनी छोटी आएगी कि वो कंसिडरेबल ही नहीं है। इसलिए हम भी अगर चलते हैं तो हम भी मैटर है, हम भी पार्टिकल है, तो वी आल्सो बिहेव लाइक ए वेव। लेकिन हम वाली वेव जो है वो इतनी छोटी है कि वो कंसिडरेबल ही नहीं है। ठीक है बच्चों? सो अब बात करते हैं आगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करें तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है, अगर उसको एक्सेलरेट, इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज है E, उसको एक्सेलरेट करते हो पोटेंशियल से V, मतलब उसके ऊपर V वोल्टेज लगाते हो, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है इलेक्ट्रॉन के अंदर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो डेवलप हुई है विच इज एक्सेलरेटेड, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, फ्रॉम रेस्ट पे था, धीरे चल रहा था, और वो जो है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी कैलकुलेट करी गई वो किसमें करी गई? ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक जो है एनर्जी की यूनिट होती है। सो ये कब अप्लाई करते हैं? हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को मूव करते हैं। सो तो काइनेटिक एनर्जी उस स्टेज पर पार्टिकल की क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। पार्टिकल का नेचर क्या है? मास क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। इसका मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन मास। इसका मतलब वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में मास का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब एक बात और, आपने पढ़ा है लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है? एच अपॉन एम इंटू वी। वी की वैल्यू ये वाली पुट कर दो, एच अपॉन एम, वी की वैल्यू अभी आपने निकाली है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एम। ठीक है ना? ठीक है, सो दिस बिकम्स, यहाँ पर एम जो है ये बाहर से अंदर कर देता तो ऊपर एक रूट एम रह जाएगा, नीचे वाला एम कट जाएगा, तो दिस बिकम्स एच अपॉन रूट ऑफ 2 एम ई वी। यहाँ तक ठीक है? अब आपके पास एच की वैल्यू मालूम है आपको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मालूम है आपको, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी क्लियर है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इट इज को सिंप्लीफाई करके जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.226 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन वी वोल्ट। आपको नहीं मालूम है तो वी वोल्ट को आप रूट में रख दो बस। ठीक है, आंसर। अब क्या होगा कि जितनी वोल्टेज आप अप्लाई करोगे उसकी वैल्यू को यहाँ लिख देना, सिंप्लीफाई कर देना, तो आपके पास लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो, अगर मान लेते हैं, अगर इफ आपका जो वोल्टेज होती है, मान लेते हैं आप 1000 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, 1000 वोल्ट, सो लैम्डा विल बी इक्वल टू क्या? 1.226 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में
1000, ठीक है, 1000 का रूट। सो दिस कम्स टू बी अप्रोक्सीमेटली 38.8 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, पाइकोमीटर में आ गई, ठीक है। तो 38.8 पाइकोमीटर है ये। तो ये वाली जो लैम्डा है वेवलेंथ फिर यहाँ तक भी मेजरेबल है, क्लियर। तो दिस वेवलेंथ, ये जो वेवलेंथ आपकी आई है, दिस इज कंपेरेबल विद द बॉन्ड लेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। ये जो वेवलेंथ थी, जब बॉन्ड के जो लेंथ के बीच का जो मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है, ये लगभग बॉन्ड लेंथ भी कुछ इतनी ही होती है। तो इससे ये समझ में आ गया कि द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड जो है वो यूज किस तरीके से करा गया कि हम उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते थे, ठीक है। तो अब हम एक स्टेप और चीज में आगे बढ़ गए। नाउ अभी हमको ये मालूम है कि अब एक और चीज करनी है, काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में, जो मूविंग पार्टिकल्स के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं। मेरे को आप एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम बी स्क्वायर। इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास, ठीक है ना। 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास। फिर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास का स्क्वायर रूट। सही बात है। आपने एक चीज और पढ़ी है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। सो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम काइनेटिक, इसको v की जगह क्या लिख दोगे? 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास। तो हम कैसे लिख सकते हैं? h अपॉन 2 मास इंटू काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर रूट। क्लियर नॉट क्लियर? मास से मास कैंसिल हो गया, यहाँ एक रूट रह गया बस। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से मेरे को अब लैम्डा भी मालूम चल गया कि अगर काइनेटिक एनर्जी मालूम हो मेरे को, अगर मेरे को काइनेटिक एनर्जी मालूम हो तो मेरे को उसकी वेव लेंथ मालूम चल सकती है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी मेरे को मालूम चल सकती है कि मैं उसको कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड ऑल दिस थिंग्स। नाउ अब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो ऐसे बात कर रहे थे, गोल 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 घूमता है। लेकिन अब बात आ गई थी कि इलेक्ट्रॉन जो गोल नहीं घूमता है वो वेव जैसा बिहेव करता है, तो वो कुछ ऐसा बिहेव करता होगा। देखो ध्यान से, इट इज बिहेविंग लाइक दिस, ठीक है। ये ऐसे 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 वेव चल रही है, और वेव हमेशा इलेक्ट्रॉन कैसे चलेगा? ऐसे ही चलेगा। अब ये तो बहुत बड़ी बड़ी आपको दिखाई दे रही है, थोड़ा सा इमेजिन करो, ये ऐसे छोटा 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 दिखाई दे रहा हो, ऐसे ऐसे तो बिल्कुल गोली तो दिखाई देगा आपको। सही बात है ना? ये देखो वो छोटा 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 स्विंग कर रहा हूँ, तो आपको गोली दिखाई देगा, तो आपको बड़ा बड़ा आपको दिखाने के लिए है। तो ये वेव एक दूसरे के साथ क्या हो गई? मर्ज हो गई। इसे हम बोलते हैं वेव फेस में है, वेव इन फेस। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि, ऐसा हो सकता है क्या ये वेव ऐसे उल्टे पुल्टे मिले? ऐसे उल्टे पुल्टे मिले तो ये तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा ही। तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से नहीं घूमता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं आउट ऑफ फेस। अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है तो वो इसी तरीके से ही घूमेगा, और ये एक ऑर्बिट में, ये एक फेस में ही मिलता रहेगा। एक फेस का मतलब समझो क्या होता है, लॉजिकली मतलब क्या होता है। देखो जैसे कि ये एक वेव है ऐसे, दूसरी वेव है कैसे? ऐसे, सेम। अब ये दोनों जब भी आगे मिलेंगी, तो जब इसका पोर्शन ऊपर होगा ये नीचे होगा, तो इसका भी ये ऊपर होगा और ये नीचे होगा, सेम सिचुएशंस पे। ये तो है दोनों वेव फेस के अंदर। इट नॉट इन फेस का मतलब क्या होता है? वेव एक अगर ऐसी है तो दूसरी वेव कैसी हो सकती है? मतलब ऐसी हो सकती है, ऐसे, लाइक दिस। अब ये क्या होंगे? ये लड़ेंगी भिड़ेंगी। जब दोनों वेव मिलेंगी तो ये अगर ऊपर है तो उस स्टेज पर ये नीचे हो सकती है। जरूरी नहीं है पूरी नीचे हो, थोड़ी नीचे हो सकती है। ये नीचे आ रही है, ये पूरे नीचे हो गई। ये जीरो पर आ गई है, यहाँ ये कम नीचे है। ये बिल्कुल नीचे है, यहाँ पर आते आते ये ऊपर हो गई है। तो ऐसी वेव को बोलते हैं आउट ऑफ फेस। समझ आ गया? इन फेस, अराउंड, आउट ऑफ फेस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये जो इन फेस और आउट ऑफ फेस, जब इसका कंसेप्ट करना होता है ना, तो भी हमारे को ट्रिग्नोमेट्री के जनरल सॉल्यूशन की हेल्प लेनी पड़ती है। जो आपके ट्रिग्नोमेट्री में जनरल सॉल्यूशन है ना, जो मैं आपको करवाया भी था, वो इसकी मदद यहाँ पड़ेगी, ठीक है। आने वाले समय में जब हम इन फेस और आउट ऑफ फेस, खासकर हमारे फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है हमारा बच्चों, वेव्स एंड ऑसिलेशन, वहां हमने इसी वेव एंड ऑसिलेशन का
फेस, आउट ऑफ फेस, सुपरपोजिशन, ये जो वर्ड्स आपने सुने हैं वेव से कनेक्टेड थ्योरी के अंदर, वो सारे आप वहां पर पढ़ोगे और सारे डिटेल में पढ़ोगे, और वहां पर जनरल सॉल्यूशन का बहुत ज्यादा रोल आता है। ठीक है, आई डोंट नो क्यों काट दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, लेकिन आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो एक टॉपिक केवल वो ट्रिगो से ही नहीं कटता है, वो हर जगह उसका इम्पैक्ट जाता है। चलो अब शुरू करते हैं। तो ये बताया गया कि भाई ये जो वेव चलेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन चलेगा, ये फेस में होंगे, इस तरीके से नहीं घूमेगा, ये आउट ऑफ फेस नहीं चलेगा, फेस में ही गोल गोल घूमना उन्होंने। तो इसका ये मतलब वो जो सरकमफ्रेंस हुआ, देखो ये सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस समझते हो ना, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, और इसमें कितनी वेव्स बनेगी काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी भी। तो इसका मतलब सरकमफ्रेंस जो होगा वो बेसिकली n इंटू क्या होगा, लैम्डा, नंबर ऑफ वेव्स इंटू एक की वेवलेंथ। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, तो 2πr इज इक्वल्स टू n इंटू लैम्डा होगा। n लैम्डा समझ गए, नंबर ऑफ वेव्स होंगी, बाउंड्री पे कुछ वेव्स होगी पर काउंटिंग होगी 5 10 15, 5.5 वेव्स नहीं होगी, समझ सकते ना, 5.5 वेव्स तो जिस प्रकार से हो जाएगी, आउट ऑफ फेस हो जाएगा, फिर तो बात ही नहीं बनी। इट शुड बी इन द बाउंड्री, क्लियर। सो तो लैम्डा क्या हुआ, इससे लैम्डा आ गया मेरे पास 2πr अपॉन में n। सो ऑल्सो आज आपने पढ़ा है लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन एम बी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो इसका ये मतलब हुआ कि h अपॉन एम बी, ये दोनों जो है 2πr अपॉन m और h अपॉन एम बी को बराबर लिख सकते हैं, लिख दो, ठीक है। m इसको यहाँ लिख दो ऊपर, एम वी आर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ये एम वी और आर इधर ले गए और ये 2π इधर ले आए, ठीक है, और h अपॉन 2π, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कहा 2πr इंटू एन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स था, 2πr अपॉन में n था, तो ये हो गया n इंटू एच अपॉन 2π। अब ये क्या चीज दिख रही है आपको, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। एम वी आर था एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू n इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π, कहते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का, वो किस हिसाब से होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h अपॉन 2π का। समझ गए मेरी बात? इसका ये मतलब हुआ कि जो एंगुलर मोमेंटम है ये भी क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज मतलब फिक्स है, मेजरेबल है, जिस रिंग में जिस वो ऑर्बिटल पाथ में घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम भी मेजरेबल है, ठीक है ना। सो जो बोहर के हिसाब से थ्योरी आई थी, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, ठीक है, और अब यहाँ पर हमने जो ले आए, यहाँ भी बिल्कुल सेम गेम बन गई, ठीक है। तो बोहर की थ्योरी जो है वो काफी हद तक बिल्कुल सही थी कि एनर्जी जो है वो फिक्स रहती है ऑर्बिट के अंदर। तो इस स्टेटमेंट से, इन बातों से उसकी वो थ्योरी जो है वो प्रूव होती गई, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं नंबर ऑफ वेव्स इन एन ऑर्बिट है। अभी जैसे इस क्वेश्चन में देखे थे कि भाई ये जो वेव है ये कितनी वेव है, 10 20 50 100 कितने, ये भी निकल सकती है, कुछ मुश्किल काम नहीं है। देखो आप ध्यान से, नंबर ऑफ वेव्स इन एन ऑर्बिट निकालने के लिए अभी आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन इंटू एच अपॉन 2π, ठीक है। तो एन निकालना हो तो कैसे निकालोगे, एम वी आर इंटू इंटू 2π अपॉन में एच, क्लियर। तो आपको अगर ये वाली वैल्यूज मालूम हो तो आप आराम से नंबर ऑफ वेव्स बता पाओगे। देखो एम से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमने समझा है कि हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से हम उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आर रेडियस ऑफ द पाथ, ये हमने आज भी लास्ट क्लास में पढ़ा था, बोहर रेडियस के हिसाब से, याद है आपको? तो ये वाली वैल्यू मालूम चल जाए, एच प्लैंक कांस्टेंट मालूम चल जाए, तो अब आपको ये मालूम चल जाएगा कि वो कितने उसमें वेव्स बना रहा है, क्लियर। चलो अब न्यूमेरिकल करते हैं, या अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में बड़े आते हैं आपको, ठीक है। टेनिस बॉल का मास जो है वो इतने किलोग्राम है, इट इज मूविंग एट दिस स्पीड। सो तो मास कितना है बॉल का, मैं अभी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैं लिख रहा हूँ है, क्योंकि इंफॉर्मेशन फिर मुश्किल हो जाती है। 10⁻⁻2 kg,
इट इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 62 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट थी वेवलेंथ निकालनी है जी, लैम्डा निकालो आप। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, h अपॉन mv। लो जी, वैल्यू पुट कर देना, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो लैम्डा इतना स्मॉल है, ठीक है, कि वो इग्नोरेबल होता है। ठीक है, आगे कैलकुलेट द मास ऑफ द फोटोन। चलो देखो, अब देखो जितनी आपने छोटी छोटी चीजें पढ़ी हैं वो कैसे कैलकुलेट, देखो मैं इसलिए मैं न्यूमेरिकल्स भी बहुत करवाता हूँ, बताता हूँ कारण। एक्चुअली थ्योरी में ऐसी कई चीजें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिकल करते करते ही समझ में आती है। ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा था, कि भाई अगर आप बॉल फेंकोगे तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो बड़ी कम होगी। लेट से जब आप इसको भी सॉल्व करोगे ना, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.8 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। अब मेरे को बताओ, तो मेरी बात जस्टिफाइड हो गई कि भाई ये वेवलेंथ इतनी छोटी है कि सर ये मेजरेबल ही नहीं हो सकती। सही है ना। ऐसे ही अब मास ऑफ फोटोन निकालो, देखो कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मतलब अगर आप इसे इंटरेस्ट से समझो तो आप कितनी कितने सॉलिड चीजें तो समझनी शुरू कर रहे हो कि आप मास ऑफ फोटोन निकाल रहे हो। सो आप मास ऑफ फोटोन निकालो, तो मास की लिखा, आपने लिखा क्वेश्चन मार्क, ऑफ सोडियम लाइट हैविंग वेवलेंथ जो उसको दिखाई दी है वो है 5894 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब कितना हो गया, 5894 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और वेलोसिटी कितनी है, 3 इंटू 10⁻8 मीटर। ठीक है बच्चों, तो मेरे को क्या निकालना है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, h अपॉन mv। तो मास कैसे निकलेगा, मास इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा इंटू v। लो ये सारी वैल्यू पुट कर देना, यू विल गेट योर आंसर। समझ गए मेरी बात को। ठीक, आगे बढ़ो। कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेव्स निकालो। लो जी, आज नंबर ऑफ वेव्स भी निकालने का क्वेश्चन आ गया, बढ़िया आपके लिए। सो नंबर ऑफ वेव्स, ये आप क्वेश्चन मार्क करना है, ऑफ ए बोहर इलेक्ट्रॉन इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ थर्ड ऑर्बिट। तो ऑर्बिट कौन सा है, थर्ड ऑर्बिट है आपका। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ वेव्स बतानी है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, नंबर ऑफ वेव्स जो निकालनी है वो कैसे निकालोगे, सरकमफ्रेंस जो भी है, सरकमफ्रेंस अपॉन एक वेव की वेवलेंथ। सही बात है ना, एक वेव की वेवलेंथ तो सरकमफ्रेंस आ गया, मतलब 2πr डिवाइडेड बाय लैम्डा। क्लियर। और लैम्डा क्या होता है, देखते जाओ, सब कुछ पुराना है, कुछ नया नहीं है। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू v। अब आप देखो आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको जो है वेलोसिटी नहीं मालूम है, रेडियस नहीं मालूम है। चलो अब बोहर के थर्ड के हिसाब से जाओ। आपको याद है बोहर ने बोला था mvr क्या होना चाहिए, n इंटू h अपॉन 2π। याद है कि नहीं याद है। तो ये थर्ड ऑर्बिट में है, तो mvr कितना होगा इस क्वेश्चन में, mvr बताओ कितना होगा, mvr होगा 3h अपॉन 2π। होगा कि नहीं होगा। अब आपको दिखाऊं क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऊपर देखो, ये वाला नीचे mv मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, h अपॉन mv है ना, तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा 2π r से मल्टीप्लाई हो जाएगा mvr अपॉन h। सो mvr की जगह क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ, 3h अपॉन 2π। ठीक है, सो द नंबर ऑफ वेव्स क्या हो जाएगा, 2π अपॉन h, तो ऐसे लिख दो, mvr की जगह लिख दो 3h अपॉन 2π। अब बताओ, h से h कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, बताओ कितना आंसर आया, तीन वेव्स बना रहा है वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट के अंदर। समझ आ गई मेरी बात, थर्ड ऑर्बिट के अंदर वो 3 वेव बना रही है। मैं सुना कि तीसरा ऑर्बिट है तो 3 वेव बना रहा है। ठीक है, what would be the wavelength associated with an electron, it becomes equal to the, अच्छा when would be the wavelength, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कब इक्वल होगी, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन, प्रोटॉन की वेवलेंथ के बराबर हो जाएगी कब। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, कहता है कब होएगी। तो आई वांट लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होना चाहिए लैम्डा ऑफ प्रोटॉन। लैम्डा क्या होता है, h अपॉन mv इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। ठीक है, s तो कांस्टेंट है, यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, h से h कैंसिल कर दो, तो कैंसिल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इक्वल होना चाहिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉजिकली समझा जाए तो कह रहा मोमेंटम इक्वल कर दो इसका, ठीक है ना। तो आई वांट टू नो उस जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, इलेक्ट्रॉन ही घूमता है, प्रोटॉन तो गोल गोल घूमता नहीं है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आई वांट टू नो, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो मालूम है, ठीक है ना, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दो। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन 9.1095 इंटू 10⁻⁻31 इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1836। इसको सिंप्लीफाई करेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन से। ये भी हमको याद करो, मालूम था, याद करो। आपको याद नहीं है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 1836 टाइम भारी होता है। तो ये कैलकुलेशन आपको याद ही है या पढ़ चुके हो, जब आप याद करो, जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन पढ़ते हो, ये यू ऑलरेडी नो। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन से लगभग लगभग मान लो 2000 गुना उसकी वेलोसिटी तेज होनी चाहिए, तब जाकर जो है वो वेवलेंथ सेम शो करेंगे, अदरवाइज शो नहीं करेंगे। गॉट इट ना। ड्यूअल नेचर तो समझ में आ गया। अब आया हेज़ेन्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेज़ेन्सबर्ग 1927 में, आज से कुछ लगभग 80 93 इयर्स पहले, भी 100 साल भी नहीं हुए इस बात को, ठीक है। हेज़ेन्सबर्ग ने यह बताया, नाम ही है इसका, हेज़ेन्सबर्ग साइंटिस्ट का नाम है। अनसर्टेनिटी का मतलब है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ये मतलब होता है कि भाई चांस नहीं है, अनसर्टेन। प्रोबेबिलिटी समझते हो ना, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, चांस, क्या कितने चांस है किसी भी एक काम के होने के, ठीक है। सर्टेन का मतलब होता है कंफर्म होगा, अनसर्टेन का मतलब पक्का नहीं है। तो अनसर्टेन होने के कितने चांस है, हेज़ेन्सबर्ग बोलता है, हेज़ेन्सबर्ग के प्रिंसिपल का नाम दिया गया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कहता है कि इलेक्ट्रॉन यार इतनी तेजी से घूमता है, जो कैन नॉट पिन पॉइंट टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ, ये इलेक्ट्रॉन जो है इतनी तेजी से घूम रहा है, जो कैन नॉट पिन पॉइंट की पोजीशन, कि यहाँ पर इसकी पोजीशन है और ये इसकी वेलोसिटी है, जो कैन नॉट पिन पॉइंट यही है, जो कैन नॉट डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, एक साथ उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी मतलब कि मोमेंटम, आप दोनों चीजों को एक साथ नहीं निकाल सकते। आप एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इमेजिन कर लेता हूँ कि भाई यहाँ पर 1 सेकंड के बाद यही मिलेगा, है नहीं बता सकते आप, यू कैन नॉट पिन पॉइंट दोनों चीजें। या तो पोजीशन बता दोगे तो वेलोसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, वेलोसिटी बताओगे तो पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी। इस बात को उसने मैथमेटिकली कैसे लिखा, मैथमेटिकली उसने लिखा डेल्टा एक्स है चेंज इन पोजीशन। मतलब आप सोच रहे हो कि पार्टिकल यहाँ होगा, लेकिन वो कर्सर मेरा देखते रहो, रेड कर्सर, तो वो पार्टिकल यहाँ से निकल जाएगा, वो शार्पली नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो डेल्टा एक्स क्रॉस डेल्टा पी जो है ये बड़ा होगा h अपॉन 4 पाई से, ठीक है। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट 4 पाई। तो बोला डेल्टा एक्स को बोला गया अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, चेंज इन वैल्यू, और मोमेंटम क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो इस बात का ये मतलब है कि डेल्टा एक्स वो बहुत ही स्मॉल पोजीशन है, अगर ये वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी तो मोमेंटम बहुत लार्ज हो जाएगा, और अगर मोमेंटम बहुत छोटा हो जाएगा तो डेल्टा एक्स बहुत लार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट दिस पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नाउ इसका असली मतलब क्या है, व्हाट इज द फिजिकल कंसेप्ट ऑफ दिस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। कहता है वी नीड टू फाइंड, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक बीम सुटेबल वेवलेंथ एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फेंकी, जो फोटोन इसके ऊपर हिट किए, ठीक है, वो क्या किए थे, जो फोटोन्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हिट किए और वो रिफ्लेक्टेड किए, और वो जो लाइट आपकी आंखों तक आई वो तो आपको दिखाई देगी। कोई चीज रिफ्लेक्ट बैक होकर आपकी आंखों तक आती है तो आपको दिखाई देती है, अगर रिफ्लेक्ट बैक होकर आपकी आंखों तक नहीं आती तो वो चीज आपको दिखाई नहीं देती है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। अच्छा, अब अगर ये एक ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी और पोजीशन आराम से इतनी चेंज नहीं होती है। जैसे आप और मैं, हमारे ऊपर एक लाइट आई, लाइट टकराकर जो है सामने वाले ऑब्जर्वर के पास पहुंच गई,
या कोई सामने जो भी आपके सामने चीज पड़ी है, लेट से मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, ये वो, इसके ऊपर लाइट हिट हो रही है, लाइट टकराकर आप तक आ रही है, क्योंकि वो चीज हिल नहीं रही है, ठीक है, वो इतनी तेजी से हिल नहीं सकती हैं, और लाइट टकराकर आप तक पहुंच जाती है, तो आप उसकी दोनों पोजीशन को भी बता सकते हो, और अगर उसकी वेलोसिटी एक्स थोड़ी बहुत चल भी रही है तो भी बता सकते हैं। चलती कार की बात, तो कार चल रही है, लेकिन वेलोसिटी टकराकर, लाइट टकराकर आप तक पहुंच गई, आपने देख ली, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यस, कार चल रही है। लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के ऊपर, जब लाइट फोटोन इसके ऊपर हिट करती है, तो क्या करती है, वो उसको ही डिस्प्लेस कर देती है। सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो कि ऐसे ये कार है, कार को मैं देख रहा हूँ, ठीक है, जो लाइट इसके ऊपर हिट है, उसने कार की पोजीशन को हिला दिया, ऐसा ऐसा हो जाए तो आप उसको सही तरीके से समझ नहीं पाओगे वो क्या है। सेम बात यहाँ हो रही है, फोटोन्स के साथ भी यही हो रहा है। जब भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं, उसके ऊपर अगर फोटोन्स लाइट के पार्टिकल हिट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस कर देते हैं, जगह बदल लेते हैं, ठीक है ना, उसमें वेलोसिटी बदल जाती है, पाथ बदल जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप उसकी पोजीशन को देख ही नहीं पाओगे जब तक लाइट आपके पास नहीं पहुंचेगी। एक सिंपल सी बात समझो ना, आप तभी किसी चीज को देख पाते हो जब लाइट उससे टकराकर आपके पास पहुंचे। लाइट अगर टकराकर इसी को हिला देगी, अगर ये वाला पार्टिकल अपनी जगह से हिल जाएगा, तो आप तक पहुंचेगा कि, आप तक कुछ पहुंच ही नहीं पाएगा। और ये जब हिल जाएगा पार्टिकल, तो इसका वेलोसिटी बदल गई, इसका मोमेंटम बदल गया, तो यू कैन नॉट ऑब्जर्व दिस, ठीक है। अब आपको मैं बताऊं कि लाइट जो है इतना काम करती है, इसका बड़ा सा एग्जांपल समझो, आपके पास कैलकुलेटर है, सोलर कैलकुलेटर होता है ना, सभी के घर में ही होता है। तो जैसे ही लाइट आती है, आपने देखा होगा कैलकुलेटर काम करना चालू कर देता है। कैलकुलेटर कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इतना तो थोड़ा थोड़ा आइडिया है, समझ आती है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं तो किसने चलाएंगे, लाइट उसके ऊपर हिट कर रही है, इसका मतलब लाइट में सफिशिएंट एनर्जी है। वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जो कैलकुलेटर में होता है, ठीक है। तो लाइट उसके ऊपर आई, वो जो एक ब्लैक कलर की, कैलकुलेटर में एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप लगी होती है ऐसी, वो एक फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट है। जैसे ही लाइट उसके ऊपर आई, इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर से विदाउट एनी लैगिंग वो मूव करने शुरू किए, सर्किट कंप्लीट हुआ, कैलकुलेटर एक्टिव हो गया, आप जो भी रीडिंग करते हो वो आपका जवाब दे देता है कि नहीं देता है। तो आप समझ गए होंगे, तो आप विजुअलाइज कर सकते हो कि यस सर, हाँ, फोटोन्स इसके ऊपर आ रहे हैं, फोटोन मतलब लाइट, और लाइट उसके ऊपर आ रही है, तो लाइट की वजह से अंदर के उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करने शुरू कर दिए। ओके, हर पार्टिकल के इलेक्ट्रॉन्स इतने फ्री नहीं होते हैं, इसके बारे में भी डेप्थ पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। सो तो अब हमको समझ में आ गया कि इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम। अगर बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया ना, तो आपको ये लिखना है वहां पर, आप याद करने वाला कंसेप्ट शुरू हो गया है, ठीक है। इस एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज से आप समझ रहे हो, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप देख लेना कि आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। सो तो आपको रेडीमेड नोट्स तैयार है, अब आपका लर्निंग स्टेटस शुरू है। जो अभी तक आपका चल रहा था, बोहर ये वो, बहुत ज्यादा इतना लर्न नहीं करना है, थोड़े से में भी काम हो जाता है, ठीक है। फिर भी जो इसको इश्यू आता है कि सर मैं क्या करूं, कौन सा लर्न करूं, कौन सा नहीं लर्न करूं, यू कैन डिस्कस विद मी। या ऐसा करेंगे, एक दिन आप नोट्स खोल लेना, और मैं आपको मार्क करवाता रहूंगा, इसको लर्न करो और इसको लर्न नहीं करो, ठीक है। चलो करें, थोड़े से न्यूमेरिकल कर लेते हैं, है, थोड़े से फटाफट फटाफट करते हैं। तो आज हेजनबर्ग के भी एक न्यूमेरिकल कंसम कर लेंगे, तो बड़ा अच्छा फायदा हो जाएगा, एक हमारे पास एक लीड मिल जाएगी। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ द वैगन ऑफ मास 2000 केजी। अब देखो, वैगन 2000 केजी, वैगन का मतलब हो गया लगभग, मान लो एक बड़ी सी कार है, ठीक है, बड़ी सी एक कार है, ठीक है, टेम्पू। जो छोटी कार होती है ना, वो लगभग 1000 केजी की होती है, इतनी बड़ी कार है 2000 केजी की, तो ये 2000 केजी की कार है, ठीक है। और इसकी जो वो कहता है पोजीशन, मैं बता सकता हूँ क्या, 10 मीटर तक, मतलब कि ये जो कार है जब चल रही होगी, तो या तो वो 10 मीटर इधर होगी या 10 मीटर उधर होगी, यही है इस बात का मतलब, प्लस माइनस 10 मीटर, ठीक है। तो ये, इसको हम बोलते हैं डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा एक्स कितना है, 10 मीटर। आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ठीक है। अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, ठीक है। सो 4 पाई लिखा है ना,
तो डेल्टा एक्स हो गया आपके पास पोजीशन इज 10, पी होता है मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास है आपके पास 2000, वेलोसिटी आपको v है, इसको अभी हम h अपॉन 4 पाई के बराबर ही लिख देते हैं, ग्रेटर देन या इक्वल टू है। तो इस तरीके से आप वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। h की वैल्यू 4 पाई की वैल्यू, इसको नीचे ले आओ, 2000 का 20,000 नीचे आ गया। तो वेलोसिटी इज 2.636 इंटू 10⁻⁻39 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में होगी, ठीक है। ये है मतलब इसका, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, तो लगभग उसकी वेलोसिटी बतानी है। On the basis of Heisenberg uncertainty principle, show that electron can exist within an atomic nucleus of radius 10 की पावर -15 मीटर। कहता है हेजनबर्ग के प्रिंसिपल के कंसेप्ट से बताओ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 10⁻⁻15 मीटर के रेडियस में नहीं रह सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये उसकी डिस्प्लेसमेंट पोजीशन होगी, ज्यादा अगर वो इस रेडियस में रहेगा तो वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी कर पाएगा, इतनी ही तो कर पाएगा, 10⁻, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा इस समय 10⁻⁻15 मीटर होगा, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, इक्वल टू ही करके सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। सो 10 की पावर -15, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10 की पावर -31, वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई, h की वैल्यू पुट कर देना 6, ठीक है 6.6 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻34। सो तो वेलोसिटी आपके पास क्या आ गई, ये आई आपके पास 5.77 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है 10⁻10। आप देखो ध्यान से 10⁻10 हो गई है, ये 10⁻10 पॉसिबल ही नहीं है। सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी है लाइट की 3 इंटू 10 की पावर 8, ये उससे भी जो है 100 गुना कम से कम ज्यादा हो गई है, 10⁻8 है, ये 10⁻10 है। So it is not possible to achieve this much high velocity by the electron. Therefore, it is not possible. अगर आप उसका मतलब यही है कि अगर इलेक्ट्रॉन को इतने रेडियस में रहना है तो उसको इस वेलोसिटी पे चलना होगा, इतनी हाई वेलोसिटी वो अचीव कर ही नहीं सकता है। फोटोन से ज्यादा 3 इंटू 10 की पावर 8 से ज्यादा वेलोसिटी अचीव नहीं हो सकती है अभी तक की इंफॉर्मेशन के अनुसार, ठीक है। तो सारी थ्योरी उस हिसाब से ही बनी हुई है। Now, an electron has a speed of 500 मीटर पर सेकेंड, तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो है 500 मीटर पर सेकेंड विद अनसर्टेनिटी ऑफ 0.2%, अनसर्टेनिटी है 0.2%। तो इसका मतलब अनसर्टेनिटी 0 पर, अनसर्टेनिटी क्या, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, तो अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी, वो क्या होती है 0.02%, ठीक है। तो 0.0% ऑफ क्या, 0.02% ऑफ वेलोसिटी, बस यही इस क्वेश्चन को कराने का, लिखने का पर्पस है, ठीक है। सो आपके पास मास आ गया, वेलोसिटी आपको मालूम है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये तो आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। बच्चों ये वाली वैल्यू याद करनी शुरू कर दो, ठीक है। h की वैल्यू भी याद होगी अब तो आपको, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। जैसे मैं लिखूं तो उसको साथ साथ मेरे साथ साथ दोहराया करो, ठीक है। सो h की वैल्यू, m की वैल्यू आपको क्या चाहिए, डेल्टा x इंटू डेल्टा p जो है वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए h अपॉन 4 पाई से, ठीक है। तो डेल्टा x क्या होना चाहिए बताओ, डेल्टा x होना चाहिए बड़ा, h अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा p, डेल्टा p का मतलब है चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो डेल्टा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, डेल्टा p की जगह आप क्या लिख दोगे, मास इनटू वेलोसिटी, मास तो नहीं बदलता है, वेलोसिटी बदलती है, तो m इनटू डेल्टा भी लिखोगे आप, ठीक है। समझ गया मेरी बात को, हाँ मोमेंटम में मास तो बदल नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन का मास थोड़ा बदलेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी बदल रही है, तो डेल्टा v है, डेल्टा v है चेंज इन वैल्यू। नाउ आपको पता है डेल्टा v बाय v
इंटू 100 करूं तो क्या होता है, परसेंटेज चेंज हो जाएगा ना, परसेंटेज चेंज इन बी, है ना, यही तो मतलब है इस बात का। परसेंट चेंज इन वैल्यू, किसी की भी चेंज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 हो जाएगा इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन वैल्यू। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो थी वो क्या दी हुई थी, जीरो अनसर्टेनिटी, परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ बी। क्लियर नॉट क्लियर? सो इस वैल्यू को हम जो है यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास डेल्टा वी बाय वी परसेंटेज चेंज जो है वो कैसे आएगा, निकालना है अभी ना हमारे को, तो इसको पहले सिंप्लीफाई यहाँ लेफ्ट इधर कर लेते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू 0.02% वी, वेलोसिटी आपके पास लेफ्ट साइड में सबसे टॉप पे लिखी हुई है 500 बाय 100, ठीक है। सो ये कितनी हो गई आपके पास, 0.1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो आपके पास जो चेंज इन वेलोसिटी आई है वो ये आ गई। तो आप यहाँ पर इस डेल्टा वी की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। एच की वैल्यू आपको पता है, 4 पाई आपको पता है, मास पता है, वेलोसिटी आपने यहाँ से निकाली है। ठीक है, बात समझ में आ गई? दोबारा समझाता हूँ। क्वेश्चन है अनसर्टेनिटी ऑफ 0.02%। अनसर्टेनिटी का मतलब अनसर्टेनिटी इन प्रिंसिपल वेलोसिटी, ठीक है। तो वो है वेलोसिटी कितनी, 0.2% ऑफ वेलोसिटी। 0.2% ऑफ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो चेंज इन वैल्यू ही तो हुई। अगर लॉजिक समझे तो अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी का मतलब चेंज इन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कितनी है, चेंज इन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है 0.2% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू वेलोसिटी की, हमने निकाल ली। तो दिस इज डेल्टा वी नाउ। ओके, नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड। सो तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एच हो गया हमारा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 होल अपॉन में 4 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10⁻31 इंटू वेलोसिटी आपकी आगे 0.1, सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट एन आंसर ऑफ 5.77 इंटू 10⁻⁻4। यूनिट क्या लिखोगे, यूनिट डिस्प्लेसमेंट की, एक्स है ना तो मीटर। सो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है आपकी इतने मीटर पे, ठीक है। सो अब मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से चेंज इन पोजीशन की साथ चेंज इन मोमेंटम का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, सेम बात होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने डेल्टा वी निकाला है, वहां डेल्टा पी हो जाएगा, तो वहां डेल्टा एक्स निकालना, डेल्टा पी फाइंड आउट करना पड़ सकता है, सेम बात, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। आज की लेक्चर इज गुड सफिशिएंट एनफ। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। आज के हमने मेन कंसेप्ट में क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा कि भाई डी ब्रोगली का जो है बोहर के कंसेप्ट से हमने समझा कि क्वांटाइजेशन है, हर एनर्जी की अपनी एक फिक्स एनर्जी है, फिक्स एनर्जी लेवल है, ठीक है, अपने एक एनर्जी लेवल है, और इसे फिक्स वैल्यू इसलिए इसको हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड मेजरेबल, ठीक है। फिर हमने लिमिटेशन पढ़ी बोहर की, अभी भी कुछ कमियां थी कि वो फाइनर लाइंस के बाद जो बिन डिस्क्रीट लाइंस के अड़ोस पड़ोस में जो फाइनर लाइन थी वो क्लियर नहीं बता पाया था, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा जब एलिमेंट्स हो उसके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो स्टार्क इफेक्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो जीमन इफेक्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो स्टार्क इफेक्ट आता है वो नहीं बता पाया था। मतलब वो जो पैटर्न था, जो रिंग्स थी वो डिस्टर्ब हो रही थी, ठीक है, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। अगर कोई स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक है मॉलिक्यूल में, कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसके बॉन्ड या स्ट्रक्चर वो कैसे बनाता है वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। फिर जो सबसे बड़ी जहां से वो फेल होना शुरू हुए वहां हुआ वो ड्यूअल नेचर और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये नहीं बता पाया था, ठीक है। फिर इसको ओवरकम करने के लिए दो नेचर्स में आए, आइंस्टाइन एक्शन में आया था और हेजनबर्ग एक्शन में आए। तो आइंस्टाइन ने प्रूव करके बताया कि भैया ड्यूअल बिहेवियर दोनों तरीके से है। तो उसने प्लैंक थ्योरी को भी कंसिडरेशन में रखा और अपनी E इक्वल टू mc स्क्वायर को भी कंसिडरेशन। ये आपको पता है इस इक्वेशन के पीछे बहुत लड़ाई हुई थी, बहुत, ठीक है। आइंस्टाइन ने जस्ट और इसी इक्वेशन से ही E इक्वल टू mc स्क्वायर से ही आइंस्टाइन का नाम हुआ था और यहीं से इसकी थ्योरी एक्सेप्ट करनी शुरू करी गई थी, अदरवाइज को कोई नहीं पहचानता था। तो यही आइंस्टाइन की मेन इक्वेशन है। इसके बाद उसने एक और थ्योरी भी दी थी कि कोई मास अगर किसी वेलोसिटी से चलता है तो उसका मास बढ़ता है, ठीक है। तो ये भी आपको फॉर्मूला करवाएंगे, ठीक है, अभी जरूरत नहीं है। सो
तो उसने प्लैंक्स को भी कंसिडरेशन में रखा, अपने आप को भी कंसिडरेशन में रखा, दोनों को मर्ज कर एक नया कनेक्शन दे दिया, वेवलेंथ दे दी। ठीक है, तो वेवलेंथ से हमको समझ में आ गया। वेवलेंथ देखो, वैसे भी एक बात को समझो, एक अगर मोटा आदमी होगा, अगर हाथी होगा, मैं बोलूंगा हाथी को ऐसे चलो तो बड़ा मुश्किल होगा, और अगर बोलूंगा मक्खी को ऐसे से चलो तो मक्खी बड़ी मुश्किल, बड़ी आसानी से चल पाएगी। मक्खी का मोमेंटम कम है, मोमेंटम कम होगा तो फटाफट वेवलेंथ वो फटाफट चल पाएगा। ठीक है, वेवलेंथ बना पाएगी। उसके बाद हमने बात करी ड्यूअल नेचर की। ठीक है, पार्टिकल नेचर में हमने सबसे पहले लेक्चर्स में हमने समझा था स्किंटिलेशन हुआ था, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी, चमक पैदा हुई थी, इसका मतलब वो पार्टिकल नेचर था। डेविसन जर्मर ने जो है इसने वेव नेचर को जस्टिफाइड कर दिया। फिर हमने डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट किया कि हमने एक लैंप की बीम को इलेक्ट्रिक फील्ड्स में रखा, तो यहाँ से उसकी जो बीम है, जो दाएं बाएं के इलेक्ट्रॉन थे वो तो रुक गए, और बाकी जो यहाँ की बीम है वो एक्सलरेट हो गई। फिर निकल क्रिस्टल रखा, निकल क्रिस्टल से जब पार्टिकल्स निकले तो यहाँ पर जो फोटोग्राफिक फिल्म थी, फोटोग्राफिक फिल्म में रिंग्स बने। तो ये रिंग तभी बनते हैं जब उसमें डिफ्रैक्शन पैटर्न हो। डिफ्रैक्शन पैटर्न फिर दोबारा बोलूंगा, 12th क्लास में अच्छे से सीखेंगे। तो पर यह है कि वेव्स एक दूसरे के साथ चढ़ी और कुछ एक रिजल्टेंट रिजल्ट मिला। एक्सरे में भी वैसा ही बिहेवियर था, इलेक्ट्रॉन्स में भी वैसा ही बिहेवियर था। इस बात से हमको समझ में आ गया कि यस, समथिंग इज देयर। इस बात को जस्टिफाई किया थॉमसन ने 1928 में, एक साल के बाद। उसने निकल की जगह उसने जो है गोल्ड फॉइल ली, और एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट उसके भी लगभग सेम ऐसे ही आए। उसने जस्टिफाई कर दिया, यस यस सही बोल रहा है भाई, एक्सेप्ट कर लो। फिर उसके बाद डी ब्रोगली रिलेशनशिप के बारे में हमने समझा कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी होता है। तो हमने कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ वैल्यूज ली कि अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, हमको पता है अगर इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी से चलता है तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। और ये जब स्ट्रक्चर्स में देखा तो हमने कुछ देखा कि कुछ एलिमेंट्स का जो स्ट्रक्चर में जो एक्सेस भी जो बता रही है उसकी वैल्यू भी लगभग यही है, और उसकी बॉन्ड लेंथ भी लगभग यही है। ठीक है ना, तो हमको समझ में आना शुरू हो गया। फिर डी ब्रोगली की वेवलेंथ जो है, हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड जो हमने अप्लाई करी थी, याद करो, जो स्लिट के अंदर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेजरेबल थी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और जो पार्टिकल यहाँ से भागा था, ठीक है, उसकी होगी काइनेटिक एनर्जी, तो वो हो गई हाफ एम वी स्क्वायर। और इलेक्ट्रिकल फील्ड से ईवी को कनेक्ट कर दिया, जिससे मैं उसकी वेलोसिटी बता सकता हूँ कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी तेजी से भागेगा। अगर उसके इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको मालूम हो तो यू कैन इजिली फाइंड आउट। फिर वेलोसिटी से एच अपॉन एम बी में वी में पुट करा, तो वी गेट डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस। कभी हमको लैम्डा मिल रहा था, कभी हमको वेलोसिटी मिल रही थी। हमने देखा कि अगर 1000 वोल्ट में बिजली करेंगे तो वेवलेंथ क्या प्रोड्यूस होगी, अगर 10,000 वोल्ट बिजली प्रोड्यूस करेंगे तो वेवलेंथ क्या होगी। अब आप थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ सबसे पहले लेक्चर में, फिर दोबारा जाते हैं। जब वहां पर हम जो है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो हम बिजली पास कर रहे थे, तो कभी हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज की कर रहे थे। जब हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, तो आप समझे, आप इस फॉर्मूले में जाएं, यहाँ वैल्यू बदलते जाएंगे तो यहाँ पर लैम्डा का आंसर बदलता जाएगा। मानोगे ना, लैम्डा का आंसर बहुत ज्यादा बदलता जाएगा। इसीलिए जो है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जब हमने आइडेंटिफाई किया तो हमको डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ी। ठीक है, सेम वैल्यू नहीं थी, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई करी तभी वो पार्टिकल्स निकले, उसकी वेवलेंथ निकली, दिखी, कैलकुलेट कर पाए, उसकी ऑब्जर्वेशन में हम समझ पाए। फिर हमने क्या समझा कि काइनेटिक एनर्जी लैम्डा वेवलेंथ में किस प्रकार से रिलेशन। फिर हमने देखा कि बोहर कहता था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है, अब हमने जो, क्योंकि वेव लाइक करेक्टर है और पार्टिकल ये गोल गोल घूमता है, तो फिर ये जस्टिफाई किया गया कि अगर ये वेव जैसा है तो वेव जो है वो फेस में होंगी, बिना फेस के नहीं होंगी। जैसे ये बिना फेस का पार्टिकल है, बिना फेस का नहीं होगा, फेस में होंगी। तो सरकमफ्रेंस शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। तो लैम्डा निकाल रहा है एच 2 पाई आर अपॉन एन। ठीक है, और इसको हमने मोमेंटम से भी कनेक्ट कर दिया। फिर नंबर ऑफ वेव्स का भी बड़ा अच्छा कंसेप्ट कर लिया कि भाई किस पार्टिकल में, किस ऑर्बिट में वो कितनी नंबर ऑफ वेव्स हो पाएगी। इसका एग्जांपल हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन किया। हमने थर्ड ऑर्बिट में पार्टिकल घूम रहा था और उसके हिसाब से हमको एक आइडिया लगा कितनी वेव्स वो बना रहा होगा। इस एग्जांपल हमने ये किया, अगर एक टेनिस बॉल है तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, इतनी छोटी होगी कि इग्नोरेबल है। और इसके बाद आपका जो है ये आया कि इलेक्ट्रॉन जो वेव बना रहा है वो उसके कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया, तो इसमें नंबर ऑफ वेव्स चाहिए तो हो गया। फिर हमने एक वेवलेंथ का क्वेश्चन भी हमने कर लिया, मास निकाल लिया। तो अब हमको समझ में आ गया कि पार्टिकल्स में कैसे साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे खेलना है। वो दो इन्फॉर्मेशन ही मालूम चल जाए तो हम तीसरी चौथी इन्फॉर्मेशन हम कनेक्ट करके निकाल सकते थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला लेक्चर हमारा और भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हेजनबर्ग तो आपका हो गया,
अनसर्टेनिटी के हिसाब से। अगली क्लास के अंदर बच्चों हम एक बिल्कुल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो 1930 में इन सब थ्योरीज के बाद जो एक नया मॉडल डेवलप होना शुरू हुआ, ठीक है, तो उसके बाद में 1927 में एक साइंटिस्ट थे इरविन श्नाइडर, ठीक है, इरविन श्नाइडर। तो इन्होंने एक साइंटिस्ट ने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बिल्कुल नया टाइप का कंसेप्ट है, एवरीथिंग इज ऑल टुगेदर वेरी न्यू, वेरी इंटरेस्टिंग। So be with me, see you on the next lecture, bye bye।